Hello everyone, my name is Payal Jain and I made a video yesterday on Rajasthan Rent Control Act, gave you a glimpse or an overview of chapter number 1, section 1 and 2, and now we will move on to section number 3 of this particular chapter. बात करते हैं सेक्शन 3 की। सेक्शन 3 कहता है चैप्टर 2 एंड 3 नॉट टू अप्लाई ऑन सर्टेन प्रीमिसेस एंड टेनेंसीज। अब इसका क्या मतलब है कि कुछ ऐसे प्रीमिसेस हैं, कुछ ऐसी टेनेंसीज हैं जिस पर चैप्टर नंबर 2 और 3 अप्लाई नहीं होगा। तो वो कौन से ऐसे प्रीमिसेस हैं, तो उसकी भी एक लिस्ट है और उसमें से जो पॉइंट 1, 2 और 3 हैं वो डिलीट कर दिए गए हैं अमेंडमेंट 2017 के बाद। तो उसमें आपके क्या क्या आते हैं, क्या लिस्ट है, वो यूनिवर्सिटीज की बात करती हैं कि कुछ लिस्ट है यूनिवर्सिटी की, बैंक्स हैं, देवस्थान डिपार्टमेंट है, कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और कौन सी ऐसी कंपनीज हैं कि क्या वो कंपनीज वो हैं कि जो कि गवर्नड है अंडर कंपनीज एक्ट 1956। तो ये वो पूरी लिस्ट प्रोवाइड की गई है अंडर सेक्शन नंबर 3। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 4 की। सेक्शन नंबर 4 कहता है रेंट टू बी एज एग्रीड, जैसे कि सजेस्ट कर रहा है एज एग्रीड, कि एज एग्रीड बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, कि जो रेंट है वो कैसा होगा, जैसे कि दोनों के एज पर द एग्रीमेंट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, बट इट डज नॉट इंक्लूड चार्जेस ऑफ एम्यूनिटीज। इसको ध्यान रखिएगा कि क्या इसमें एम्यूनिटीज के चार्जेस इंक्लूड होते हैं या नहीं, तो वो नहीं होते, क्योंकि जो एग्रीमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ आपके जो बेसिक मतलब सिर्फ और सिर्फ रेंट उसके है। इट डज नॉट इंक्लूड एनी काइंड ऑफ एम्यूनिटीज। नेक्स्ट, अब आते हैं सेक्शन 5 पे। सेक्शन 5 है पेमेंट एंड रेमिटेंसेस ऑफ रेंट। इसको आप मोड ऑफ पेमेंट भी कह सकते हो याद करने के लिए, कि क्या मोड रहेगा पेमेंट का बाय टेनेंट टू लैंडलॉर्ड। ठीक, तो क्या वो पर्सनल पेमेंट हो सकती है, बैंक का ड्राफ्ट हो सकता है, चेक हो सकता है, या फिर वो रेमिटेंस। रेमिटेंस में क्या आएगा, जैसे कि मनी ऑर्डर। ठीक है, और इसमें और भी चीजें हैं कि उसको बैंक अकाउंट, लैंडलॉर्ड को बैंक अकाउंट प्रोवाइड करना पड़ेगा टेनेंट को पेमेंट के लिए। ठीक है, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। प्रिलिमिनरी में आते हैं आपके सेक्शन 1 to 5। सेक्शन फर्स्ट बात करता है आपके शॉर्ट, टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट की। सेकंड जो है वो डेफिनेशन क्लॉज है। थर्ड कि कौन से ऐसे प्रीमिसेस, कौन से ऐसे टेनेंसीज हैं जिस पर चैप्टर 2 और चैप्टर 3 अप्लाई नहीं होंगे। रेंट जो होगा वो कैसा होगा, एज पर द एग्रीमेंट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। और सेक्शन 5 कहता है पेमेंट एंड रेमिटेंसेस ऑफ रेंट, रेंट की मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा। आई होप आपको ये चैप्टर 1 समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं चैप्टर 2 की। वो कहता है रिवीजन ऑफ रेंट। रिवीजन ऑफ रेंट में आपके 2 सेक्शन आते हैं, सेक्शन 6 एंड 7। 6 बात करता है आपकी एग्जिस्टिंग टेनेंसी की, और 7 बात करता है न्यू टेनेंसी की। इसमें जो प्री का क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि कितना परसेंट है, कि इंटरेस्ट जो है वो 5% पर एनम के हिसाब से बढ़ता रहेगा, और 10 इयर्स कंप्लीट होने के बाद वो रेंट में मर्ज हो जाएगा, और फिर उसके बाद में वहां से वो फिर से आगे स्टार्ट हो जाएगा। कहने का क्या मतलब है कि हर साल 5% जो है पर एनम रेंट जो है वो इंक्रीज होता रहेगा। जो भी रेंट का अमाउंट है उसमें 5% इंक्रीज होगा, और जब वो हर साल बढ़ते बढ़ते जब उसमें 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो वो रेंट मर्ज होके फिर उसके बाद से नेक्स्ट एक नया रेट चलेगा, और फिर वो ऐसे ऐसे करके 10 साल तक आगे चलेगा। यही चीज अप्लाई होती है न्यू टेनेंसी में। इसमें कुछ और भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि अगर सपोज करो कि एग्जिस्टिंग टेनेंसी में एक है प्रायर टू 1 जनवरी 1950 की अगर प्रॉपर्टी है तो क्या होगा,
और या उसके बाद की है तो क्या रूल अप्लाई होगा, ये सब बातें हम सेक्शन 6 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेक्शन 6 बात करता है आपकी एग्जिस्टिंग टेनेंसी की और 7 बात करता है न्यू टेनेंसी की। ठीक है, तो यही है आपका चैप्टर नंबर 2 रिवीजन ऑफ रेंट। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की टेनेंसी की। ये मैं रब कर देती हूं। टेनेंसी जो है वो किस टाइप की होगी, ये बात करता है आपका सेक्शन नंबर 8 to 10। सेक्शन 8 जो है वो बात करता है सेक्शन 8 बात करता है लिमिटेड टेनेंसी की। किसकी बात करता है सेक्शन 8, बताइए? जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेनेंसी है उसकी बात करता है, यानी कि लिमिटेड टेनेंसी की बात करता है। ये लिमिटेड टेनेंसी का क्या मतलब है कि रेजिडेंशियल पर्पस के लिए तो अगर प्रॉपर्टी दी जा रही है तो वो कितने साल के लिए दी जाएगी, 3 साल से ज्यादा के लिए नहीं दी जाएगी। और इसके लिए लैंडलॉर्ड और टेनेंट को ज्वाइंट एप्लीकेशन मूव करनी पड़ेगी वहां पर, और ये प्रॉपर्टी सिर्फ 3 साल तक के लिए 3 टाइम्स ही आप इसको एग्जीक्यूटेबल करवा सकते हैं। यही कहता है सेक्शन नंबर 8 की, ये बात करता है लिमिटेड टेनेंसी की। अब आइए बात करते हैं हम सेक्शन 9 की। सेक्शन 9 है वो बात करता है एविक्शन ऑफ टेनेंट, कि ऐसे क्या ग्राउंड्स हैं जिसमें से कि हम टेनेंट को वहां से अपनी प्रॉपर्टी से, लैंडलॉर्ड जो है अपनी प्रॉपर्टी से एविक्ट करा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे ग्राउंड्स दे रखे हैं कि जैसे 4 महीने से लगातार उन्होंने रेंट पे नहीं किया है, इस तरीके से ये बन सकता है कि 4 महीने से उन्होंने कोई रेंट पे नहीं किया है, इसके अलावा क्या उन्होंने कोई न्यूसेंस क्रिएट कर दिया है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स इसमें दे रखे हैं जिससे कि आप टेनेंट को एविक्ट करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 10 की। आई होप ये चैप्टर नंबर हम 3 कर रहे थे टेनेंसी, जिसमें की बात की गई है सेक्शन नंबर 8 में लिमिटेड टेनेंसी की, 9 में बात करी गई है एविक्शन ऑफ टेनेंट की। ठीक है, 10th में हम बात करेंगे राइट ऑफ लैंडलॉर्ड टू रिकवर इमीडिएट पोजेशन, कि ऐसे कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाएंगे लैंडलॉर्ड के सामने जिसमें कि उसको इमीडिएट पोजेशन है, मिलने का उसको पास राइट है। तो ये बात करता है आपकी सेक्शन 10। राइट ऑफ लैंडलॉर्ड टू रिकवर इमीडिएट पोजेशन। तो इसमें सर्कमस्टांसेस गिवन है, जैसे कि विडो का कुछ सर्कमस्टांस होगा कि उसमें उसको वो रिकवर कर सकती है इमीडिएट पोजेशन। तो आई होप आपको ये सेक्शन 8 से 10 समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इलीगल एविक्शन की। इसमें आते हैं आपके सेक्शन 12 एंड सेक्शन 11 एंड 12, कि ऐसा भी तो हो सकता है कि जो टेनेंट है उसको इलीगली एविक्ट कर दिया गया हो। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का ऐसा कौन सा सेक्शन है, आप कमेंट करके बताइए, जिसमें कि इलीगल एविक्शन होने के बाद टेनेंट के पास जो राइट है मिलता है, तो वो कौन सा सेक्शन है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो 11th में यही है कि रिस्टोरेशन ऑफ पोजेशन ऑफ इलीगली एविक्टेड टेनेंट, कि अगर उसको निकाल दिया गया है तो उसका रिस्टोर कैसे होगा, वो कितने दिनों में अप्लाई कर सकता है अपने रिस्टोरेशन के लिए। और 12th में गिवन है इसका प्रोसीजर है कि उसको दोबारा से वो पोजेशन मिल जाए, तो उसका प्रोसीजर गिवन है सेक्शन नंबर 12 में। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्राइब्यूनल। इसमें और क्या क्या चीजें आती हैं, अपील, एंड एग्जीक्यूशन, की क्या कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा ट्राइब्यूनल्स का, कि ट्राइब्यूनल्स जो है वो कैसे वर्क करती है, इनका क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें कौन कौन से जजेस जो है आते हैं, क्या इसमें कोई सोसाइटल पर्सन भी आता है, ये सारी बातें हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्राइब्यूनल्स में। ये है आपका
सेक्शन 13 से लेकर 22 तक। इसमें आपके बहुत सारे, इसमें ज्यादातर सेक्शंस में से प्रोसीजर्स गिवन है, रिवीजन ऑफ रेंट का, एविक्शन ऑफ टेनेंट का, रिकवरी ऑफ इमीडिएट पोजेशन का, इन सब के क्या प्रोसीजर हैं ये आपको इसमें देखने के लिए मिलते हैं। तो यहां तक हमारे चैप्टर 5 हो गया। चैप्टर 1 इज प्रिलिमिनरी, जिसमें क्या आते हैं सेक्शन 1 to 5। चैप्टर 2 इज रिवीजन ऑफ रेंट, क्योंकि प्रिलिमिनरी के बाद हम सबसे पहले कहते हैं कि रेंट रिवाइज होगा, और वो कब कब होगा ये बात करता है चैप्टर 2। फिर वो जो रिवीजन ऑफ रेंट है वो किसके लिए है, वो टेनेंट को दी गई प्रॉपर्टी के लिए है, तो दिस इज योर चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 4 कि अगर उस टेनेंट को इलीगली निकाल दिया गया है तब उसके पास क्या राइट है। और चैप्टर नंबर 5 क्या करता है कि ट्रिब्यूनल्स का कॉन्स्टिट्यूशन की वो कैसे कैसे बनती है, क्या इसका कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसके अपील के क्या प्रोविजंस है, और एग्जीक्यूशन के इसमें प्रोसीजर्स गिवन है, रिवीजन ऑफ रेंट के, एविक्शन ऑफ टेनेंट के, रिकवरी ऑफ इमीडिएट पोजेशन के, ये इसमें गिवन है। ये है आपका चैप्टर नंबर 5। आइए अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5A और चैप्टर नंबर 5B जो अमेंडमेंट 2017 से ऐड की गई है। तो चैप्टर नंबर 5A बात करता है रेंट अथॉरिटी की, और ये है सेक्शन नंबर 22A से लेकर 22C तक। 22A बात करता है कि अपॉइंटमेंट कैसे होगी रेंट अथॉरिटी की। अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट करेगी, और जो रेंट अथॉरिटी होगा ही शुड नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ SDM। फिर उसके बाद 22B बात करता है टेनेंसी एग्रीमेंट की, कि वो एग्रीमेंट जो है वो राइटिंग में होना चाहिए। 22C बात करता है पीरियड ऑफ टेनेंसी की, जो कि है एज पर एग्रीमेंट, और अगर एग्रीमेंट आप रिन्यू नहीं कराते हैं तो वो मंथ टू मंथ रिन्यूअल माना जाएगा। चैप्टर नंबर 5B है आपका रिवीजन ऑफ रेंट। रिवीजन ऑफ रेंट के सेक्शन है 22D से लेकर 22G तक। रिवीजन ऑफ रेंट आपने इससे पहले चैप्टर आपको याद होगा किसमें पढ़ा है, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 भी बात करता है, जिसमें सेक्शन थे आपके 6 and 7, और इसके बाद अब फिर से ये चैप्टर बी में रिवीजन ऑफ रेंट आ गया। तो ये तो बात पक्की है कि ये 6 और 7 में जो रिवीजन ऑफ रेंट की बात की गई है उससे वो अलग है। ये है रिवीजन ऑफ रेंट इन सर्टेन केसेस, कि कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस होंगे जिसमें अलाउड होगा रेंट का रिवीजन। जैसे कि अगर लैंडलॉर्ड ने कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट एडिशन कराई है, या फिर अगर इसमें डिमिनिशन करवाई है, तो इसके हिसाब से रेंट जो है वो घट जाएगा। फिर इसमें वो वाले सर्कमस्टांसेस भी आएंगे कि अगर ऐसा होता है कि अगर रेंट बढ़ाया या घटाया जाता है इम्प्रूवमेंट की वजह से या इसमें डिमिनिशन की वजह से, तो वो जो रिवाइज्ड रेंट होगा उसको कौन फिक्स करेगा, उसको रेंट अथॉरिटी फिक्स करेगी। उसके बाद इसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात आती है, और ऐसा भी सर्कमस्टांसेस क्रिएट होते हैं जिसमें आप डिपॉजिट करवाते हो लैंडलॉर्ड की बजाय रेंट अथॉरिटी के पास रेंट। तो ऐसा प्रोविजंस है सेक्शन 22D से लेकर 22G। अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 6 की, एमिनिटीज की। एमिनिटीज की डेफिनेशन आपको पता है कहां पर थी, 2A बात करता है एमिनिटीज की, और उसको रीड किया जाता है विद चैप्टर नंबर 6 जो कि है 23 से लेकर 24A तक। एमिनिटीज में क्या है, एमिनिटीज जैसे कि नाम आपको पता चल रहा है कि सुख सुविधा से रिलेटेड है, कि उसको घटाया जाता है या किस तरीके से उसमें कि भाई लैंडलॉर्ड के पास क्या राइट है, कि क्या वो कुछ जो एमिनिटीज वो प्रोवाइड करवा रहा है टेनेंट को, क्या वो उसे विद होल्ड करके रख सकता है, क्या उसे वो डिसकंटिन्यू कर सकता है, और ड्यूटीज क्या है टेनेंट के लैंडलॉर्ड के, ये हम इसमें पढ़ेंगे। ये हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 23 से लेकर 24A। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की, जो की है मिसलेनियस। ये हमारा लास्ट चैप्टर है, और इसमें सेक्शन कवर होते हैं 25 से 32 तक। 25 है इंस्पेक्शन ऑफ प्रीमिसेस। प्रीमिसेस जो वो इंस्पेक्ट करता है लैंडलॉर्ड, उसको कितना टाइम पीरियड अलाउड है, वो 3 महीने में ज्यादा से ज्यादा एक बार की इंस्पेक्शन कर सकता है, जो आप देखते हैं कि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। उसके बाद 26 बात करता है कि जो ट्राइब्यूनल के मेंबर्स ऑफ स्टाफ है उनको पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। 26A भी यही बात करता है कि जो रेंट अथॉरिटी है वो पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। 27 बात करता है लिमिटेशन की, क्योंकि इसमें बहुत सारे लिमिटेशन पीरियड गिवन है अपील के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए, तो इसलिए 27 बात करता है लिमिटेशन की। कोर्ट फीस,
सेक्शन नंबर 28। 29 है ओवर राइडिंग इफेक्ट की, इस एक्ट का ओवर राइडिंग इफेक्ट होगा ओवर अदर लॉज। उसके बाद पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज, अगर किसी सेक्शन को लेके इसमें कोई डिफिकल्टी आती है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास कैसे पावर होंगे, कैसे उसे रिमूव किया जाएगा डिफिकल्टी को, वो बताता है आपका सेक्शन नंबर 30। सेक्शन नंबर 31 करता है पावर टू मेक रूल्स, उस ये रूल्स बनाने का राइट किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास, ये राइट आपका स्टेट गवर्नमेंट के पास है। और 32 बात करता है रिपील एंड सेविंग्स की। तो ये एक ओवरव्यू था राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 का, कि जिससे कि आपको एक स्ट्रक्चर पता चल गया होगा। मुझे पूरा विश्वास है आपको स्ट्रक्चर पता चल गया होगा कि इसमें बेसिक मोटी मोटी चीजें क्या है। तो आई होप आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। थैंक यू वेरी मच।